हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर लर्निंग। जैसा कि कल मैंने बताया था कि कल इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है, बहुत एक सिंपल तरीके से समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़ना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जुड़ना। अच्छा, वो जुड़ेगी कैसे? वो कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल एंड द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड। तो ये सब के थ्रू जुड़ सकती है, या तो फॉरेन ट्रेड के थ्रू जुड़ सकती है, या कल्चरल जुड़ सकती है, पॉलिटिकल जुड़ सकती है, सोशल जुड़ सकती है। जैसे अगर इंग्लैंड की कंपनी रिबॉक जूता यहाँ आकर के बेचना चाहती है, तो भारत सरकार से उसको संपर्क करना पड़ेगा, यहाँ आकर के उसको परमिशन लेना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट उसको किसी नियम मतलब शर्त के थ्रू उसको परमिशन देगी। तो कैसे और क्यों परमिशन देगी ये अलग बात है, लेकिन यहाँ आकर अगर वो जूता बेचना चाहेगी तो फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अगर ट्रेड करेगी, या इंडियन कंपनी फॉरेन में जाकर ट्रेड करेगी, तो एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव हो रहा है, यही ग्लोबलाइजेशन है। और वो जुड़ाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड के थ्रू हो सकता है, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी और देश में जाते हैं, किसी और देश का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आते हैं, या फिर जैसे सोशल भी है। आप कभी कभी देखते होंगे कि कल्चरल, सोशल, जैसे एक बात बताइए, आप कभी अमेरिका दौरा या फिर चाइना दौरा में जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर एक वहाँ के बच्चों द्वारा या फिर वहाँ के छोटे छोटे बच्चों द्वारा या फिर वहाँ के लोगों द्वारा इंडियन डांस या फिर इंडियन सॉन्ग को वहाँ पर गाया जाता है, ताकि यहाँ इम्प्रेस हो सके। इस तरह की चीज़ें जो है वो करवाई जाती है। तो वहाँ पर कल्चरल भी एक चेंज देखने को मिलता है। या फिर यहाँ का कोई आदमी, यहाँ के कुछ लोग अगर वहाँ जाकर रहना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो जैसा यहाँ पर रह रहे हैं वैसा ही वहाँ पर रहेंगे। अरे बहुत होगा तो वहाँ का खाना वाना भले ही खा सकते हैं, लेकिन कल्चरल तो वो यहाँ का ही फॉलो करेंगे। तो एक जो कल्चरल चेंज जो देखने को मिलता है, यही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ग्लोबलाइजेशन में क्या है, मान लेते हैं एक ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है। हो सकता है इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा कहीं और बना हो, इस मोबाइल फ़ोन का जो पूरा अंदर का सॉफ्टवेयर है वो किसी और कंट्री का हो, इस मोबाइल फ़ोन का बॉडी कहीं और हो, और पूरा मोबाइल फ़ोन असेंबल किसी और कंट्री में हुआ हो। तो एक मोबाइल फ़ोन को बनने में लगभग कितने कंट्रीज़ का जो है वो हिस्सेदारी हो गया, कितने कंट्रीज़ ने मिलकर एक फ़ोन को बनाया, और पूरा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास पहुंचता है। तो ये भी एक इंटरकनेक्टेडनेस है, एक दूसरे से जुड़ाव है, कि एक फ़ोन कितने कंट्रीज़ को आपस में जोड़ कर रखा है और कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो यही एक ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इज अ की आइडिया बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ वही है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो आजकल ग्लोबलाइजेशन का और हमारे इंडियन इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड के थ्रू ही है। अब इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं विदेश का कोई कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, बताएगी कि आप हमारे देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो हमारे देश में भी तो जूते की कंपनी है, आप भी यहाँ पर जूता ही बेचना चाहते हैं, तो ठीक है, आपके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाएगा। आप यहाँ पर अगर एक जूता बेचेंगे तो एक जूता पे आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया टैक्स है, तो ये भारत सरकार का डायरेक्टली फ़ायदा हो गया। तो एक दूसरे से जुड़े होने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो फॉरेन ट्रेड है। व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंग अबाउट दिस चेंज? ये जो पूरा चेंज आया ग्लोबलाइजेशन में, इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है? द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब एक देश से दूसरे देश में आसानी से हम बात कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, वहाँ पर लेटर मैसेज कर सकते हैं। मतलब ये सारा जो चेंज है वो पहले तो ऐसा था नहीं। एक देश से दूसरे देश में अगर कोई मैसेज भी पहुँचाना हो तो काफ़ी समय लग जाता था। आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है।
आप दूसरे देश में तुरंत ईमेल कर दिए, वहाँ पर वो रिसीव कर लिया, हमें इतना सामान चाहिए, इतना ये चाहिए, इस तरह का चीज़ें चाहिए। अब मान लेते हैं उसका सामान हम मंगवाए, उसको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर बैठे बैठे उसको उसके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के बाद हुआ है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे इसको समझिएगा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी। जैसे ट्रेड का लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिबरल होने का मतलब क्या है? लिबरल होने का मतलब है उदार होना। उदार होने का मतलब है कि जैसे दो लोग हैं, आप और दोनों लोग जो है वो कर्ज देने वाले हैं। मतलब एक गांव में दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनका काम कर्ज देना ही है, वो कोई भी आता है तो कर्ज देते हैं। इसमें से एक आदमी जो है वो कहता है कि आपको जब मैं कर्ज दूंगा तो इसके बदले में 2 पेज का फॉर्म भरना पड़ेगा, ज़मीन का कागज़ लगाना पड़ेगा, और उसके बाद 3% आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक वही दूसरा आदमी है जो बोलता है कि 3% इंटरेस्ट दे देना इतना ही काफ़ी है, बाकी मुझे ज़मीन का कागज़ और 2 पेज फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में लिबरल वो है जो सिर्फ 3% इंटरेस्ट के बाद एक नॉर्मल सा कागजी प्रोसेस या फिर बिना कागजी प्रोसेस के वो लोन देने को तैयार है। तो लिबरलाइजेशन का, लिबरल होने का मतलब एक यही है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करती है या भारतीय कंपनी विदेश में जाकर व्यापार करती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट कितना लिबरल है, उसको बहुत लंबा कागजी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, या फिर एक नॉर्मल सा प्रोसेस करने के बाद वहाँ पर उसको ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है। उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है या कम टैक्स देकर काम चल जाता है, या फिर बिना टैक्स का काम चल जाता है, फ्री ट्रेड कर लेता है। तो ये एक लिबरल होने का मतलब यही है। और लिबरल होने के बाद किसी भी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। कोई भी विदेशी कंपनी चाहेगी कि इस कंट्री में व्यापार करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ की सरकार लिबरल है, यहाँ की सरकार उदार है, हमारी बातों को सुनती है। यहाँ पर जो नियम और कानून है ट्रेड के, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। तो लिबरलाइजेशन जो है ट्रेड में होना एक बहुत ज़रूरी है। और एक WTO ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड पर ध्यान रखती है। ये फ्री ट्रेड को ज़्यादातर बढ़ावा देना, मतलब इसका मकसद ही है पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड कराना। ऐसे WTO के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं। लेकिन WTO जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब उसका मकसद ही है ट्रेड को पूरे देश में एक दूसरे से जोड़ कर रखना और एक दूसरे पर नज़र रखना कि कोई गलत तरीके से ट्रेड तो नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज़ों का ट्रेड तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई अफीम बेच रहा है और अफीम बेच रहा है गलत तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है, अफीम बेचना वो गुनाह नहीं, अगर उसको दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है, MNC इज ए कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। इसको ध्यान से समझिएगा, आपको MNC जो है वो बार बार आएगा। MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं, ये बार बार आएगा। तो इसमें क्या है, MNC इज ए कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अब्रॉड बहुत बड़े स्तर पर ये प्रोडक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए, वो कोई भी चाहेगा, कोई भी कंपनी चाहेगी कि हमें कम पैसा में प्रोडक्ट जो है वो बन जाए ताकि हम उसको बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपनी ऑफिसेस और फैक्ट्रीज वहाँ पर लगाती है जहाँ पर उसको सस्ते दाम में लेबर मिल जाए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों में वो पूरा फिनिश कराकर उसको ग्लोबली बेच सके। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसका ऑफिस खोलना ज़्यादा आसान होगा, ताकि यहाँ पर मैन पावर सस्ते दामों में मिल जाए। और सस्ते दामों में मिलने के बाद उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कम पैसा में लोग भी मिल जाएंगे जो उसके काम को कर देंगे। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का एक बहुत बड़ा माइंडसेट होता है
कि किस तरह से कहाँ पर हम कदम उठाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मल्टीनेशनल कंपनीज इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को भी ग्लोबली कैसे ऑर्गेनाइज करती है, कैसे पूरे वर्ल्ड में एक प्रोडक्ट के लिए पूरे वर्ल्ड को कैसे रोजगार देती है और कुछ कैसे करती है, इसको अभी हम एक कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर को, ये मार्कर देख रहे हैं, इस मार्कर का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वो, इस मार्कर का डिज़ाइन मान लेते हैं चाइना में, इस मार्कर के चाइना के रिसर्च सेंटर में इस मार्कर को डिज़ाइन किया गया। मतलब इस मार्कर का जो डिज़ाइन है वो चाइना के रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया। अब चाइना के रिसर्च सेंटर में तैयार करने के बाद इस मार्कर में क्या है, इंक है, ऊपर से ये फाइबर है, फाइबर के बाद हो सकता है अंदर में कुछ और ऐसा चीज़ डाला गया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है यहाँ पर जापान से मंगवाया गया हो, और जापान से मंगवाने के बाद, जापान से मंगवाया गया और इसको फाइनली यहाँ के बाद मेक्सिको भेज दिया गया। अब मेक्सिको वाले ने क्या किया, मेक्सिको वाले ने इसको पूरा असेंबल कर दिया, कैसे कैसे इसको लगाना है, फिट करना है, फिट करके इसको पूरा तैयार कर दिया। अब ये बिकने के लिए तैयार है। अब बिकने के लिए तैयार है तो कस्टमर से कांटेक्ट करने का जो एक प्रोसेस है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपका एक कॉल सेंटर होगा, कॉल सेंटर में आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप भी देखते होंगे कि किसी भी कंपनी का कॉल आता है आपके पास कि हमारे पास ऐसा चीज़ है, ऐसा चीज़ है, आप ये ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, डेबिट कार्ड ले लीजिए। तो इस तरह का जो एक कॉल सेंटर है वो मान लेते हैं इंडिया में सेटअप किया गया। अब देखिए, एक मार्कर पूरे चाइना, जापान, मेक्सिको और इंडिया, एक मार्कर को बेचने में इतने कंट्रीज में लोगों को रोजगार मिला और इतने कंट्री आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। तो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली वो मल्टीनेशनल कंपनीज करती है। ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो गुड्स और सर्विस, जैसे इंडिया वाले, इंडिया में बैठे हुए लोग सिर्फ कॉल सेंटर के थ्रू इसको कांटेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, और इनका कोई काम नहीं है और इनको मार्कर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट के बारे में एक दूसरे से जो कांटेक्ट करने का जो काम है वो सिर्फ यहाँ वाले का है। यहाँ वाले का काम और कुछ नहीं है, सारा चीज़ इनको मिल रहा है, बस फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल कर देना है, असेंबल करने का काम है। इनको सिर्फ इसका मटेरियल जमा करने का काम है, और इन्होंने क्या किया, इसको डिज़ाइन को बना दिया। तो सब एक दूसरे से जुड़ गए या नहीं जुड़ गए। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली। देखिए ज्वाइंटली भी करती है, किसी और कंपनी के साथ ये जुड़ करके कैसे काम करती है। तो जुड़ने का जैसे दो मकसद होगा। जैसे मान लेते हैं भारत का कोई कंपनी है तो वो किसी विदेशी कंपनी के साथ क्यों जुड़ेगी, जुड़ेगी जब इसको ही फायदा होगा, उसको ही फायदा होगा। तो वो क्या करेगी, या तो पैसे देगी, मशीन खरीद लो, नया मशीन खरीद लो, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है, या फिर ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, या तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसको देगी कि हमारे पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, अपडेटेड वर्जन का है, आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाओ, ये तो पुराना हो चुका है। तो ये दो चीज़ों के थ्रू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो ज्वाइंटली एक दूसरे कंपनी के साथ जुड़ती है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है,
प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट, जैसे बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है? द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे किसी कंपनी को खोलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी, मशीन की ज़रूरत होगी, तो उसमें जब हम अपना खर्च करेंगे वही इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमने इतना इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट वही है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, हम एक मार्केट के साथ दूसरे मार्केट से कैसे जुड़ते हैं? फॉरेन ट्रेड के थ्रू। जैसे मान लेते हैं चाइना की एक कंपनी जो खिलौना बनाती है बच्चों के लिए। अब बच्चों का खिलौना तो इंडिया वाली कंपनी भी बनाती है, अपने कंपनी में इंडिया की कंपनी के खिलौने भी भरे पड़े हैं। अब विदेशी एक चाइना की कंपनी, खिलौना बनाने वाली कंपनी भारत में आकर अपना व्यापार करना चाहती है, भारत के लोगों, भारत के बच्चों को अपना खिलौना देना चाहती है, तो वो अपना खिलौना उससे सस्ते दाम में और अच्छा अगर बनाएगी तो यहाँ पर आकर वो अपना जो व्यापार है वो ठीक तरीके से कर पाएगी। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो मार्केट से कैसे जुड़ती है? तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये एक अवसर प्रदान करती है, जो विदेशी निवेश है, जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, वो घरेलू मार्केट से भी जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी देती है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में मार्केट से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है विदेशी व्यापार का होना। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अभी कुछ देर पहले लिबरलाइजेशन की चर्चा किए थे हम लोगों ने। तो लिबरलाइजेशन में देखिए है क्या, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जैसे विदेशी व्यापार में गवर्नमेंट के द्वारा एक बैरियर लगाया जाता है, टैक्स के रूप में, कागजी कार्रवाई के रूप में, पेपर प्रोसेस, तो ये सब चीज़ों के रूप में एक बैरियर बनाया जाता है ताकि विदेशी व्यापार हमारे ऊपर हावी ना हो जाए और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कहीं पीछे न छूट जाए। इसलिए विदेशी व्यापार के ऊपर कड़ा बैरियर लगाया जाता है, कड़ा ऐसा प्रावधान बनाया जाता है, ऐसा प्रोसेस बनाया जाता है ताकि विदेशी व्यापार हमारे देश में हावी ना हो जाए। क्योंकि इसी विदेशी व्यापार के कारण हमारा देश गुलाम हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था। आपको याद होगा जो हमारा 1947 में हमें आज़ादी मिली, उस समय वही था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी कंपनी थी वो हमारे देश में व्यापार करने आई और व्यापार करते करते वो हमारे यहाँ सरकार चलाने लगी। तो हमारे देश में तब से लेकर के हमने इतिहास से सीखा और अपने देश में विदेशी कंपनी को आने का मौका तो दिया, लेकिन बैरियर के थ्रू दिया। लेकिन लिबरलाइजेशन क्या कहता है कि रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरल होना किसी सरकार के लिए तब माना जाएगा जब वो ये सारे बैरियर को और रेस्ट्रिक्शन को हटा देगी। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, जो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, वो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और बाकी पेपर प्रोसेस है, लैंड लेने में मान लेते हैं कहीं पर ज़मीन लीज पर लिया जा रहा है तो उसमें फॉरेनर के लिए किस फॉरेन कंपनी के लिए क्या प्रोसेस है, फिर हमारे देश की कंपनी के लिए क्या प्रोसेस है, वो अलग अलग, ये तो पेपर वर्क है। पेपर वर्क में भी भेदभाव होता ही होता है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड what kind of goods and how much of each should come into the countries। देखिए ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं कि कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, जो हमारे देश के किसी भी हमारे कंट्री के प्रोडक्ट को वो दबाने की कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी अपनाती है कि उसके प्रोडक्ट के टैक्स को 200 गुना, 200%, 300% बढ़ा दी ताकि उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाए। तो महंगा हो जाने के बाद हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगा। हम भी अपने देश के लोगों को कहेंगे कि चलो भाई, रिबॉक कंपनी का जूता तुमको 1500 में मिल रहा है तो अपने देश का जूता पहन लो, 500 में मिलेगा। अलग बात है रिबॉक कंपनी का जूता अगर 5 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, अपने देश का जूता अगर 1 साल चलेगा तो 3 बार खरीद लेना, 1500 में तुम्हारा ये 3 बार 3 साल चल जाएगा। तो इस तरह से हम विदेशी कंपनी के ऊपर एक टैक्स के थ्रू पाबंदियां लगाते हैं ताकि हमारे देश के कंपनी जो हैं वो आगे आकर के व्यापार कर सकें और मार्केट में अपना जगह बना सकें।
तो किस तरह का प्रोडक्ट और कितना हमें चाहिए, ये सारा का सारा जो है वो बैरियर के थ्रू डिसाइड किया जाता है। किस कंपनी को हम बढ़ाना चाहेंगे, किस कंपनी को हम घटाना चाहेंगे, तो ये सब जो फॉरेन ट्रेड है वो गवर्नमेंट उस ट्रेड बैरियर के थ्रू ही डिसाइड करती है। देखिए 1991 में इंडिया में एलपीजी को अपनाया गया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे 1947 में जब अपना कंट्री आज़ाद हुआ था तो उस समय लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विदेशी व्यापार पर इतना टैक्स लगा दिया, विदेशी व्यापार को मतलब, क्योंकि सारे लोगों को ये पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें बहुत लूटा है। विदेशी कंपनी जो व्यापार करने आई और सरकार चलाने लगी, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ था। तो विदेश से आने वाले कंपनी जो हमारे देश में व्यापार करते थे उनके ऊपर भारी टैक्स लगाया गया था, ताकि वो या तो व्यापार छोड़ दें या फिर व्यापार करें तो वो सीमित दायरे में रहकर करें। लेकिन उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो बढ़ नहीं रहा था। तो 1991 में उस समय हमारे देश में जो गवर्नर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके नेतृत्व में एलपीजी का पॉलिसी लाया गया था। एलपीजी वो गैस वाला पॉलिसी नहीं है। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइज किया गया, सरकार थोड़ा लिबरल हो गई, टैक्स कम कर दी और पेपर वर्क जो बहुत ज़्यादा था उसमें कमी किया गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन अभी बहुत बड़ा कंसेप्ट पीछे बता चुके हैं। तो इस प्रोसेस के बाद धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी जो है वो बढ़ने लगी। तो आज हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो बढ़ते बढ़ते हम एक अच्छे लेवल पर हैं। तो ये इसमें एलपीजी का योगदान जो है वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इसको समझिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरे विश्व में तबाही हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में जब अफरा तफरी मच गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम मार दिया था, एटम बम मार दिया था, जिससे जापान तहस नहस हो गया था। तो इस पूरी तबाही भरे माहौल में एक डिसीजन लिया गया और दो ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्य रूप से जिसका गठन किया गया वो एक था डब्ल्यूटीओ और एक है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जैसे पूरे देश के पूरे विश्व में जब इतनी तबाही थी तो बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो जिनको पैसे का किल्लत था, जिनको बहुत तरह से मदद की ज़रूरत थी। तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया ताकि वो वहाँ जा कर के लोन ले सकें और वहाँ से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और दूसरा डब्ल्यूटीओ बनाया गया। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य था कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़कर और फ्री होकर व्यापार कर सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन लक्ष्य है, एक मेन एम है कि पूरी दुनिया में जो व्यापार हो वो पूरा फ्री व्यापार हो, एक दूसरे के ऊपर कोई पाबंदियां ना हो। तो एक डब्ल्यूटीओ का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है आगे चलकर पूरा हो जाए, क्योंकि हम अगर किसी देश का इन्वेस्टमेंट को अपने देश में ला करके टैक्स फ्री कर देंगे तो हम भी जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना और भी डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट हैं। तो हमारे देश का व्यापार जो है वो आपस में जो हमारा जीडीपी है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। हमारे देश की जो कंपनीज़ है वो धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जाएगी और विदेशी कंपनी आकर हमारे देश में वो पूरा अपना पाँव पसार लेगी। तो इसलिए हम भी अभी तक उतना ज़्यादा लिबरल नहीं हुए हैं जो डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य है। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरल चाहती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई बैरियर ना हो। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। पूरे कंट्रीज के अंदर जो बैरियर है फॉरेन ट्रेड के लिए वो हार्मफुल है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। देयर आर 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये 2022 के अनुसार है, आपके बुक में हो सकता है पहले का दिया हो, लेकिन 2022 के अनुसार डब्ल्यूटीओ में टोटल 164 देश हैं। ये डब्ल्यूटीओ के नियमानुसार जितना हो सके फॉलो करते हैं और इसके अनुसार व्यापार करते हैं। अब इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में
बहुत ज़्यादा लिबरल तो नहीं, लेकिन हम भी लिबरल हुए हैं, जितना पहले लिबरल नहीं थे उससे ज़्यादा लिबरल हुए हैं। तभी हमारे देश में जब 1991 में एलपीजी आया था तो तब से लिबरलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया गया था। तो पहले के मुकाबले अब हम भी लिबरल हुए हैं और डब्ल्यूटीओ के लक्ष्यों की ओर हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे देखिए ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे सबसे पहले तो क्या हुआ कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनता था वो हो सकता है जैसा भी क्वालिटी का हो और जितने भी दाम का हो, हम उसको लेने के लिए मजबूर थे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सेलफोन अगर हमारे देश का ही बना हुआ सेलफोन होता, कहीं विदेशों से आया हुआ कोई सेलफोन नहीं होता, तो अपने देश के ही सेलफोन को खरीदने के लिए हम मजबूर होते। तो उसमें क्या हुआ कि जब विदेशी कंपनियां आने लगी और विदेशी कंपनियों के आने के बाद उनका प्रोडक्ट जब अच्छा आने लगा, तो अच्छा आने के बाद उनके क्वालिटी में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। जब क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ तो हमारे देश की भी कंपनी जो है वो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा, उसका प्राइस घट गया क्योंकि एक दूसरे के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होने लगा। कंपटीशन होने से क्या है कि जब विदेशी कंपनी कम प्राइस में बेच रही है तो जाहिर सी बात है दूसरा कंपनी अगर प्राइस को हाई रखेगी सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी को, तो कोई भी उसको लेना पसंद नहीं करेगा। तो प्राइस भी जो है वो कम होता गया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई होता गया। लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो हाई होता गया। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ इंडिया में आकर करने लगी, तो उसमें सेलफोन और ऑटोमोबाइल जैसी कंपनियाँ जो है यहाँ पर आकर विकसित होने लगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जैसे टेक्नोलॉजी और एक दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन है फॉरेन कंपनीज़ के साथ, वो बढ़ता गया और भारतीय इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा जो वर्ल्ड में टॉप 10 में हमारी इकोनॉमी आती है, टॉप 5 में आती है। तो ये सारा चीज़ जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद ही संभव हो पाया। यहीं पर ये क्लास समाप्त होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आप इसको 2 बार 3 बार अगर रिज्यूम कर करके बार बार देखेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।